अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कुछ भी हो सकता है सियासत में। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो बीजेपी से इत्तेहाद कर सकती है, जो सुबह शाम एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, डिबेट में एक दूसरे का गिरहबान थामते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करते रहते हैं। हाँ, ऐसा मुमकिन है। सियासत में कुछ भी मुमकिन है। जैसे वो कहावत भी मशहूर है कि जो है मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, इसी तरह सियासत में भी सब कुछ होता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ बीजेपी का इत्तेहाद की खबर सामने आते ही लोगों ने अपने अपने एतबार से तबसरे शुरू कर दिए। किसी ने लिखा लीजिए अब ये भी हो गया, और किसी ने लिखा ऐसा भी हो सकता है। ये तंज नहीं है, और हैरान भी ना हो, ये महाराष्ट्र में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की हकीकत है। बीजेपी ने अपने ही हलीफ एकनाथ शिंदे की पार्टी को अंबरनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल से निकालने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला दिया। बीजेपी कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है और कांग्रेस के लीडरान तो बीजेपी में जा सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए कि बीजेपी में भी तो वैसे भी अक्सरियत कांग्रेसी लीडरान की ही हैं। दरियासना अकोला के आकोट म्यूनिसिपालिटी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, जो कभी बीजेपी की बी टीम समझी जाती थी, समझी जाती है या समझी जाती रहेगी, या जो कुछ भी उससे इल्ज़ामात लगते हैं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन ये इल्ज़ामात उस पर लगते हैं। इसके बजाय दोनों के दरमियान एक इत्तेहाद कायम किया गया। मतलब ये कि ये टीम बन गई, जिसको बी टीम कहते थे, अब वो बीजेपी की ये टीम बन गई। तो क्या ये ताकत की हकीकत है? इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में उन पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद से भी मिल सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टियाँ इख्तिदार के लिए पुराने दुश्मनों के साथ इत्तेहाद कर रही हैं। और मुस्लिम लीडरान अकोला में आपने सुना, हमने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक पटेल साहब के सीनियर कांग्रेस लीडर के कत्ल की बात भी आपके सामने रखी थी। थाने ज़िला के अंबरनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल अकोला ज़िले के आकोट म्यूनिसिपालिटी में बीजेपी ने बेमिसाल इत्तेहाद बनाया। एक तरफ उसने शिंदे धड़े की शिवसेना को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, तो दूसरी तरफ उसने असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के साथ इत्तेहाद किया। इन वाक़यात ने रियासत में सियासी हलचल पैदा कर दी है। अंबरनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल के हालिया इंतखाबात के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल करने के लिए इत्तेहाद किया। इस इत्तेहाद को अंबरनाथ विकास अघाड़ी का नाम दिया गया। इसका मकसद नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली शिवसेना को इख्तिदार से दूर रखना है। शिंदे धड़े की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। बीजेपी ने कांग्रेस और अजित पवार की क़यादत वाली एनसीपी के साथ मिलकर अक्सरियत हासिल की और सिटी काउंसिल के सदर का ओहदा भी जीत लिया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस पर लंबे तबसरे हैं, अलग अलग तरह के तबसरे हैं। जो कुछ भी हो सकता है, एमआईएम ने अगर बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है तो उसने भी कुछ सोच कर ही किया होगा, और अगर बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस को अपने साथ मिला लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसने भी कुछ सोच समझ करके ही कुछ इलाके में कांग्रेस को अपने साथ मिलाया होगा। दरअसल ये सब इख्तिदार का नशा है। नाज़रीन गिरामी, कोई कुछ भी बोले सियासत में कि हम इतने मुखलिस हैं, इतने मुखलिस हैं, सियासत में कोई मुखलिस नहीं होता। जिसकी रोटी जहां गर्म होकर के सही पकती है, वहीं पर वो उसी चूल्हे पर जो है वो रोटी पकाने की कोशिश करता है, और कहीं कहीं कुछ कच्ची पक्की बन जाती है तो इलेक्शन के बाद कोई पक्की बनाने की कोशिश कर देता है, कोई कच्ची कोई खा जाने की सूरत में रहता। ऐसी सूरत हाल इलेक्शन से पहले भी बनाए जाते हैं और बाद में भी बनाए जाते। सियासी चालें हर आम आदमी समझ नहीं सकता।
अब जाहिर सी बात है कि लेकिन ऐसी पार्टियां जो सुबह से शाम तक लड़ती झगड़ती रहे, कोई अगर ये कह दे कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक जगह इत्तेहाद कर लिया है, कुछ लोगों के लिए अचंभा होगा, लेकिन अंदरूनी सतह की जो इसकी सियासी चालें समझते हैं वो समझ जाएंगे कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कांग्रेस में कूदना, कांग्रेस से बीजेपी में कूदना यह आम सी बात हो गई आजकल भारत की सियासत में। हाँ, ये पहली बार है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो बीजेपी के साथ जो है वो सांठ-गांठ कर लिया हो या उसकी हिमायत की हो, इसलिए कि कांग्रेस की जानिब से हो या दीगर बहुत सारे लोगों की जानिब से एमआईएम पर हमेशा से जो है बीजेपी की बी टीम कह करके बुलाया जाता रहा है। यानी अंदरूनी सतह पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जो है एमआईएम मुख्तलिफ रियासतों में जाती है, इलेक्शन लड़ती है और मुसलमानों की वोट काटती है और न जाने क्या क्या, या सेकुलर वोट काटती है, दलितों की वोट काटती है, कबाइलियों की काटती है, जो कुछ अक्सरियत में मुसलमानों की वोट काटती है, इल्ज़ाम है। जबकि ये हकीकत क्या है आप लोग जानते हैं। उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी का हम कब तक जो है सेकुलर पार्टियों की जो है चापलूसी करते रहे, उनकी दुम छल्ले बनते रहे, उनको जिताते रहे और हम अपनी क़ियादत को महरूम करते रहे अपने कायदीन से, ये उनका मानना है। अब जबकि इस तरह की हिमायत हो गई तो जाहिर सी बात है ये इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए तक़वियत मिल जाएगी उस इल्ज़ाम के लिए। अब बी टीम नहीं, ये टीम, यानी कि पहले तो छुप छुप करके सपोर्ट होता था, अब खुल करके सपोर्ट कर रहे, ये कहा जाएगा। बहरकैफ देखते हैं ये जो हिमायतें हैं या अदावतें हैं, ये जो दूरियां हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं, आगे क्या गुल खिलाने वाली हैं ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन गिरामी, इलाही मस्जिद के करीब दिल्ली में जो कल रात में 2:30 बजे 1:30 बजे के करीब जुल्म सितम हुआ और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या हुई हैं या जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, उससे तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। वीडियो आई है, देखिए कि एक तो कल रात में जो जुल्म सितम हुआ, अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। फतराव करने के नाम पर, तशद्दुद फैलाने के नाम पर, जो भी उस मोहल्ले में उस वक्त नज़र आया खींच के ले जा रहे। अब ये नौजवान को खींच के ले जा रहे, मीडिया उससे पूछ रहे तो कह रहा है कि मैं तो यहाँ पर न फतराव में शामिल था न किसी चीज़ में, सिर्फ एक ही रास्ता है उस गली में, वहाँ से गुजर रहा था, पुलिस खींच के ले जा रही है। पुलिस को, दिल्ली पुलिस जिस तरह की जुल्म सितम करती है मुसलमानों पर, कहें जिस तरह के फसादात के मौके पर इल्ज़ामात लगे, अब यहाँ पर ये चीज़ें पेश होने के बाद मज़ीद जो है दिल्ली पुलिस को लेकर के उसका रवैया मुसलमानों को लेकर के मशकूक हो जाता है, ये कहते हुए इस वीडियो पर तबसरे किए गए हैं। आप इस वीडियो को देखें, नौजवान क्या कह रहा है। दवाई लेने जा रहा था, क्या करे सब ये लोग मेरे को बोल रहे हैं दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा, मना कर भी क्यों मना कर रहे तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछ लो कहाँ के रहने वाले, तो यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे काम करता हूँ मैं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब एक मज़ार को गिराए जाने की खबरें भी आई हैं, जैसा कि आप लोगों तक भी वो खबर पहुँच चुकी होगी कि उत्तराखंड हुकूमत सरकारी ज़मीन को तजावुज़ात से पार करने की मुहिम के तहत मुसलसल गैरकानूनी तामीरात को मिसमार करने का दावा कर रही है। और फिर जो है इस मुहिम के तहत इंतज़ामिया ने हरिद्वार ज़िले के पीरान कलियार थाना इलाके में एक मज़ार को बुलडोज़ कर दिया। इंतज़ामिया का दावा है कि ये मज़ार जो है गैरकानूनी तौर पर सरकारी अराज़ी पर तामीर की गई। ईटीवी भारत के मुताबिक बताया जाता है कि मज़ार महकमा आबपाशी की ज़मीन पर बनाया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हालात ख़राब ना हों। हरिद्वार के इंतज़ामी एहलकारों ने पीरां कलियार में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अतराफ में कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाने का दावा किया, जिससे जाए वक़ा पर हंगामा बर्पा हो गया। बताया गया है कि मज़ार उत्तर प्रदेश के महकमे आबपाशी की ज़मीन पर बनाया गया। मुख्तलिफ महकमे जंगलात की ज़मीन कह कर के, सरकारी ज़मीन कह कर के, जो है नाजायज़ तजावुज़ात कह कर के लगातार मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को इस वक्त निशाने पर लिया जा रहा है। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी देख लीजिएगा कि एक और छत्तीसगढ़ से वीडियो आ जाती है
यहाँ पे एक विलेज है चिल्पी कबीर धाम। 5 जनवरी को यहाँ का इंतज़ामिया आया और ट्राइबल विलेज है, यानी कबाइली यहाँ पर आसपास के इलाके में रहते हैं, और यहाँ मौजूद जो है मस्जिद को गिरा देते हैं। और यहाँ का एसडीएम जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में 2019 में नाजायज तौर पर इसको बनाया गया था। अब भाई सरकारी सतह पर बनाए गए, इजाज़त लेकर के बनाए गए मसाजिद को इल्लीगल कहकर के अगर गिराने का यही सिलसिला जारी रहा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ मज़ार ही नज़र आते हैं, मसाजिद ही नज़र आते हैं, मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे क्यों नज़र नहीं आते? क्या वहाँ तहकीक नहीं होनी चाहिए? इस तरह के 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आने वाली ये खबरों की भरमार है। अंदरूनी सतह पर जो खबरें सामने नहीं आ रही, पता नहीं कितने हैं, कहाँ कैसे कैसे मज़ार गिराए जा रहे हैं, कहाँ कैसे कैसे मस्जिदें गिराई जा रही। ये तो वो खबरें सोशल मीडिया में किसी न किसी तरीके से निकल करके सामने आ जाती हैं, जिसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कुछ बहुत तहकीक के बाद, जिसको कोई मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, इस पर गुफ्तगू भी नहीं हो रही है। ये खबरें, ये कुछ वीडियोस कहीं किसी कोने में सोशल मीडिया के 4-5 अफराद के ट्वीट रिट्वीट होकर के दम तोड़ जाती हैं। इस पर कोई बोलता नहीं है, ना अपना मीडिया बोल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में तो हम लोग ये उम्मीद भी नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम अपने आप को जो आज़ाद मीडिया कह रहा है वो भी इस नाइंसाफ़ी पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये कहते हुए लोगों ने इस तरह की वीडियोस बैक वक्त मुख्तलिफ अंदाज में शेयर करते हुए तस्किरे करते हुए नजर आते हैं। देखिए एसडीएम इस मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। चिल्पी घाटी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और चिल्पी घाटी एमपी, महाराष्ट्र ऐसे अन्य राष्ट्र जोड़े वाले चिल्पी घाटी है और चिल्पी घाटी मिनी कश्मीर के रूप में जाने जाते हैं। और 2019 में जब कांग्रेस के सरकार रही से तो अवैध मस्जिद के निर्माण पर एनओसी दे गई से और चिल्पी घाटी के गणमान्य नागरिक के द्वारा माननीय विजय शर्मा जी के पास जाके ये अवैध मस्जिद निर्माण तोड़ के आदिवासी क्षेत्र करके यहाँ बिरसा मुंडा जी के मूर्ति स्थापना करना है करके मांग करे गई से, और आज वही मांग के तहत ये अवैध मस्जिद तोड़े गए हैं। एक खुशी की बात है। क्या नाम है? मोर नाम प्रकाश धारोई है, मैं रेगाकार मंडल के भाजपा के उपाध्यक्ष हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आजकल ट्रैफिक पुलिस अफसरान की जुल्म सितम भी बढ़ गए। छोटे छोटे मामले पर जो है गलतियों पर मारने लग जाते हैं। अब उनको ये मारने की इजाज़त किसने दी है? भाई ट्रैफिक के अपने उसूल हैं, उनके लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं कि आजकल तो कैमरे की वजह से इस तरह रास्ते पे खड़े होकर के चेकिंग भी उसकी इजाज़त है या नहीं, लेकिन बाज़ इलाकों में मुमकिन है कि चेकिंग के लिए खड़े हो जाते हों, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को वगैरह वगैरह, और जायज़ अगर करार भी दें। अगर कोई ट्रैफिक के उसूल की पामाली कर रहा है तो उसके अपने उसूल हैं। आप उसको जो है नोटिस भेजें, अगर जुर्माना नहीं भर रहा है। 2 तरीक़े हैं, खड़े खड़े वहीं जुर्माना भर ले, या अगर जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसको उसके घर पर जो एड्रेस है उस पर नोटिस भेज दे, फिर अदालत देख लेगी उसका मामला। ये 2 ही तरीक़े हैं। लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दियां करते हुए और लोगों पर हमला करते हुए इस वक्त वीडियोस वायरल हो रही है, इससे ट्रैफिक पुलिस बहुत बदनाम हो रही है। और ये 1-2 रियासत में, अक्सर रियासतों से इस तरह से वीडियोस आती रहती हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आलमी सतह में इस वक्त ईरान, वेनेज़ुएला, अमेरिका लगातार जो है बहस बने हुए हैं। आप लोग जानते हैं, एक तरफ ईरान को धमकी दे रहा है तो दूसरी जानिब कोलंबिया को धमकी दे रहा है। वेनेज़ुएला की 50% जो है वो ऑयल को छीन लेने की, जो है जबरन छीन लेने के या कब्ज़ा कर लिए जाने के दावे इस वक्त अमेरिका की जानिब से हो रहे हैं, और वो ख़ुद उसके अंदरूनी सतह भी मुखालिफतें हो रहे हैं, ममालिक भी कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका कोई असर अमेरिका पर नहीं हो रहा है। उधर ईरान के फ़ौजी सरबराह ने ख़बरदार किया है कि ईरान ख़ुद को बैरूनी ताकतों की तरफ से ख़तरे में नहीं आने देगा। जनरल अमीर
हातिमी ने फारस न्यूज़ एजेंसी से कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी कौम के खिलाफ दुश्मनाना बयानात में इजाफे को एक ख़तरा समझता है। कमांडर हातिमी ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन गलती करेगा तो ईरान का रद्दअमल गुज़िश्ता जून में इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होगा और वो उसकी तैयारी कर चुके हैं। हालिया दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मुजाहिरीन मारे गए तो ईरान में मुदाखलत करेंगे, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी इन एहतजाजात की हिमायत का इजहार किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 दिन की जंग में ईरान से किस तरह बौखला गए हैं दोनों ममालिक, जिसकी वजह से अंदरूनी सतह पर बगावत पैदा करके यहाँ के पहले सफ़ की सारी क़ियादत को ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके लिए बगावत पैदा करने के लिए, अंदरूनी सतह पर खोखला करने के लिए ईरान को जो है वो बैरूनी सतह पर हिमायत दिया, खुल्लम खुल्ला इसका दावा भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि जो है ये मामला आगे बढ़ेगा और ईरान की हुकूमत इन फसादियों से, इन बागियों से उसी तरह से निपटेगी जैसे दुश्मनों से निपटते हैं। ऐसी सूरत हाल में उसका फ़ायदा उठाएंगे और फिर कोई ना कोई बहाना बना करके, जैसे वेनेजुएला के सदर को पहले कहा कि वो मंशियात को फ़रोग़ देते हैं और फिर उनको उठा करके ले गए और बाद में कब्ज़ा कर लिया, इसी तरह यहाँ इसका हवाला देकर के हमला करेंगे। पहले न्यूक्लियर का हवाला देकर के ईरान में हमले किए, अब इसका हवाला देकर के आ जाएंगे। लेकिन ईरान ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं अगर आपने इस मर्तबा हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। उधर व्हाइट हाउस ट्रंप और उसकी टीम ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रही है, उसके पहलुओं पर गौर व खौस कर रही है। ग्रीनलैंड को आर्कटिक में अमेरिकी स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनाना चाहते हैं। हालिया दिनों में अमेरिका के वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद से ख्वाहिश दोबारा जोर पकड़ गई है। तमाम ग्रीनलैंड बारहा कह चुका है कि वो रियासत हाय मुत्तहदा का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ग्रीनलैंड में अगर हाथ डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेनमार्क भी नहीं छोड़ेगा जो उसके पड़ोस में वाक़ है। अगर डेनमार्क नहीं छोड़ेगा तो डेनमार्क पर भी चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने पड़ोसी छोटे छोटे ममालिक पर पूरी तरह से ट्रंप कब्जा करके उनकी ग्रीनरी के हो या उनके महल्ले वक़ूक़ के एतबार से सयाहत के हिसाब से बहुत मशहूर हो या फिर ज़मीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह के रखे गए कुदरती ज़खायर हो, हर चीज़ पर ये जो है इस वक्त कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो डेनमार्क भी निशाने पर है, ग्रीनलैंड पर भी, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड को ख़रीदने के ऊपर सोच रहा है, जबकि वहाँ के लोग अमेरिका में ख़ुद को शामिल होना नहीं चाहते। अब ये जबर करेगा जैसा वेनेजुएला पर करेगा। तो कहाँ तक इस वक्त बात बढ़ती जा रही है अमेरिका की गुंडागर्दी, उसकी दादागिरी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इन बयानात से और उनकी इस प्लानिंग से। उधर नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि मशरक़ी इंडोनेशिया में सैलाब आया हुआ है और उसकी वजह से 16 अफराद हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद लोगों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। इंडोनेशिया की इंसदाद आफात एजेंसी ने इस बात की इत्तला दी कि पीर के रोज़ सयावता गोलांडांग बयारो जज़ायर में सैलाब के बाद से अब तक जो सैलाब आया 22 अफराद ज़ख्मी हुए, 682 लोग बेघर हुए हैं। अभी भी कई अफराद जो है लापता हुए हैं। हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई है। राहत रसानी का काम लगातार जारी है। उधर शाम की तरफ नज़र करेंगे तो पता चलेगा कि हलब हवाई अड्डा परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ, सिविल एविएशन मरकज़ी दफ्तर ने शाम के उन्होंने कहा है कि मुतालिका हुकाम के साथ मरबूत शक्ल में टेक्निकी व हिफाजती जायज़े मुकम्मल होने तक परवाज़ों की बंदिश के दौरान तयशुदा तमाम परवाज़ें दिमश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगी और वहीं से परवाज़ करेंगी। एविएशन अथॉरिटी ने इस फैसले को एहतियाती और आरिज़ी करार दिया और कहा है कि मुअत्तली की मुद्दत ख़त्म होने या कोई नई सूरत हाल पैदा होने पर मज़ीद मालूमात जारी की जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब गैर महफूज फ़िज़ाई तौर पर महसूस किया जाता है तो इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं, लेकिन हलब का हवाई अड्डा अचानक परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद करने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सामने आ रहे थे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।